हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप या इसको हम BH कर्व बोलते हैं। ये एक ग्राफ है बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। आपको पता है बेटा H क्या होता है? डे बिफोर यस्टरडे हमारी जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा H इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड and B is called as magnetic induction। इन दोनों के बीच में एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ प्लॉट करेंगे। मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे B और H की डिफरेंट वैल्यूज लेके एक ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ को बोला जाता है हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप। वाई दिस कर्व इज इंपॉर्टेंट वो मैं पहले ही आपको थोड़ा सा टारगेट बता देता हूँ कि हम इस कर्व के बारे में पढ़ते क्यों हैं। बिकॉज इसके बेसिस पे हम बेसिकली ये सिलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कौन सा मटेरियल यूज होगा। ठीक है, वो आपको बाद में पता चलेगा। टू सिलेक्ट ए मटेरियल फॉर ए पर्टिकुलर यूज वी टेक हेल्प फ्रॉम दिस कर्व। कैसे प्लॉट किया जाता है ग्राफ? क्या करते हैं बेटा, एक आयरन का पीस लेना या कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं जनरली, एंड इसके ऊपर एक कॉइल की वाइंडिंग की जाती है एंड देन वी अलो द करंट टू फ्लो थ्रू इट। आपको बेटा एक चीज और मैंने बताई परसों कि जो H है दैट इज इक्वल टू N इंटू आई। जैसे किसी सोलेनाइड की एग्जांपल लेके बताया था, N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और I है करंट फ्लो जो कर रही है। ठीक है, जब हम सोलेनाइड की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ाएंगे तब भी H बढ़ेगा और जब करंट बढ़ाएंगे तब भी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सोलेनाइड में करंट बढ़ा रहे हैं तो करंट के बढ़ाने से क्या होगा, H बढ़ेगा। मींस करंट के बढ़ाने से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगी और उससे क्या होगा, ये जो अंदर हमने स्पेसिमेन रखा है, ये जो अंदर हमने आयरन का पीस रखा है, इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, जो B है वो भी बढ़ेगा। तो अगर हम इस चीज को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, उसी ग्राफ को बोलते हैं बेटा BH कर्व, उसी ग्राफ को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। तो कर्व प्लॉट करने के लिए व्हाट वी डू, वी टेक 2 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक चूज कर लेते हैं। यहां मैं H और यहां B ले लेता हूं। अब लिखने में बेटा जो H लिखा जा रहा है, H हम बढ़ाएंगे कैसे? हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो फिक्स ही सेट कर लेंगे। H को कैसे बढ़ाते हैं? H को बढ़ाने के लिए हम करंट को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो करंट फ्लो कर रही है, ऑफ कोर्स यहाँ वेरिएबल कोई सोर्स लगा होगा, बैटरी जैसी कोई लगा के हम करंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, व्हाट वी डू, हम करंट को बढ़ाते हैं, बट करंट के बढ़ाने से होता क्या है, H बढ़ता है। मींस इस सोलेनाइड का जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो बढ़ेगा, जिससे B बढ़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, H के बढ़ाने से B बढ़ेगा एंड एक पर्टिकुलर स्टेज पे, मान लो मैं A पे पहुंच गया, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं। आई विल से कि यहां पर करंट की या H की ऐसी वैल्यू आ गई जब B का वैल्यू मैक्सिमम हो गया है। B का वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी ये डोमेन्स है, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, ये सारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। ये सारे पर्टिकुलर डोमेन्स जो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। उससे क्या होगा बेटा, उससे अगर हम करंट को और बढ़ाएं तो करंट को और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि अब B तो नहीं बढ़ने वाला।
ठीक है, अगर हम बढ़ाते भी जाएं तो ये जो कर्व है ये पैरेलल हो जाएगा एच एक्सिस के, इट्स लाइक दिस। क्योंकि जब सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स का ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गया है तो करंट को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस वैल्यू को सैचुरेशन बोलते हैं। सैचुरेशन वैल्यू किसकी? बी की। एक ऐसी पर्टिकुलर करंट की वैल्यू, वो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स इस मटेरियल की नेचर के ऊपर, ठीक है, सोलेनाइड के पैरामीटर्स के ऊपर। एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू होगी करंट की जब बी की वैल्यू बेटा मैक्सिमम हो जाएगी। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने इस स्पेसिमेन को, हमने अपने इस मटेरियल को कंप्लीटली मैग्नेटाइज कर दिया। द स्पेसिमेन इज कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड, कि सारे के सारे जो डाइपोल्स थे उनकी ओरिएंटेशन यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में हो गई है। फिर उसके बाद अगर हम इस सब्सटेंस को अब डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं, सपोज अब मैं इस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना चाहता हूं, तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए मुझे करंट को कम करना पड़ेगा ना। सपोज मैं सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, आई नो कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम हो जाएगी, ठीक। तो करंट कम होने लगेगी, करंट कम होगी तो ऑब्वियसली बी भी कम होने लगेगा। लेकिन जो ये ग्राफ बनता है वो रिट्रेस नहीं होता अलोंग द सेम पाथ। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कि जब हम करंट, अगर आप देखो यहाँ ये बी एच जो है ना, इसको आप करंट मान सकते हो क्योंकि हम करंट को ही चेंज कर रहे हैं। करंट को हमने जीरो कर दिया तब बी जीरो नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, पहले हमने जो स्पेसिमन लिया था वो अनमैग्नेटाइज था। अनमैग्नेटाइज होने का ये मतलब है कि उस स्पेसिमन में जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, एंड देयरफॉर इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। हमने इसको मैग्नेटाइज करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारे डाइपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगे, एंड ये वाली सिचुएशन आ गई जिसको हम बोलेंगे सैचुरेशन हो गई। सारे के सारे डाइपोल्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आए, लेकिन जब हमने सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करना चाहा, देन वी ऑब्जर्व्ड कि जब करंट को जीरो करें तब भी वो सब्सटेंस कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, इसमें कुछ मैग्नेटिज्म बच गया है। मींस एक बार इसको हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दिया, जीरो कर दिया, ठीक है, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जीरो कर दिया, तो इसमें भी कुछ मैग्नेटिज्म जो है वो रिटेन रहेगा। तो अब सब्सटेंस को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हमने करंट को जीरो कर दिया, ठीक है, मान लो सर्किट ओपन कर दिया, करंट जीरो हो गई, लेकिन सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, उसमें कुछ मैग्नेटिज्म अभी भी बचा है। इस पॉइंट को ओ बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंटली, हम इस बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं इनको हम रिवर्स कर देते हैं। बेटा जब बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर लेंगे तो टर्मिनल्स को रिवर्स करने से हम करंट को रिवर्स करें। अब क्या होगा, ये स्पेसिमन रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, बट कंप्लीटली मैग्नेटाइज होने से पहले एक बार ये सब्सटेंस डीमैग्नेटाइज हुआ, क्योंकि ये जो सारे के सारे डाइपोल्स थे, जब हमने देखा कि करंट जीरो कर दिया तब भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट बचा, ये तो उस डाइपोल मोमेंट को जीरो करने के लिए हमें रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना पड़ेगा। सपोज ये सी पॉइंट है, फिर अगर हम उस रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाते रहें तो ये सारे के सारे डाइपोल सब उल्टे हो जाएंगे और रिवर्स डायरेक्शन में भी बेटा सैचुरेशन आ जाएगी टिल पॉइंट डी। और ये प्रोसेस अगर फिर से कंटिन्यू करते ही रहे हम, सो वी कैन फॉर्म ए ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। अगर इसको बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज किए थे स्पेसिमेन को, तो वी ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ कर्व विच इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस कर्व, या इसको बीएच कर्व
या BH लूप भी बोलते हैं। दिस कर्व इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड लूप। B और H की जो रेशो है दैट इज परमिएबिलिटी। ठीक है, वी हैव B इक्वल टू μ0 Ni, इसको H बोला तो ये हमने पढ़ा बेटा पहले, μ0 इंटू H। तो B और H की जो रेशियो है वो परमिएबिलिटी है, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक, अगर आप यहां से देखो B बाई H इज μ0, एक तो ये डिपेंड करेगा कि मटेरियल की नेचर कैसी है, और दूसरा ये उस मटेरियल की पास्ट हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। B by H ratio जो है it also depends on the past history of the material, and therefore a curve is obtained. We obtain a curve. अब इस कर्व में इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस कर्व के बारे में, वो थोड़ा सा समझते हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कर्व बना कैसे। हमने एक ऐसा सब्सटेंस लिया विच इज अनमैग्नेटाइज्ड। इस अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के ऊपर हमने एक वाइंडिंग कर ली, कॉइल बना ली, और हम करंट फ्लो करवाने लगे। हमने देखा कि जब हम करंट फ्लो कराने लगे तो जो इसका B है, करंट की वजह से क्या होगा, H बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि H जो है दैट इज N इंटू आई, और B जो है दैट इज μ0 इंटू H। अब जब करंट के बढ़ाने से H बढ़ा, H के बढ़ने से B बढ़ा, तो सब्सटेंस हमारा मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया। ठीक है, दैट इज वाई H बढ़ने से B बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक पर्टिकुलर स्टेज पे B बिकम्स मैक्सिमम, और उसके बाद फिर से कम होने लगा। फिर से हमने कम की करंट को, एंड वी ऑब्टेन्ड कि जब हम करंट को जीरो करें तब भी कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है। उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करने लगे, एंड रिवर्स डायरेक्शन में भी हमने सैचुरेशन ऑब्टेन कर ली। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा इस कर्व की। एक तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, OB वाला पोर्शन दिख रहा है, you have to understand three things here. OB वाला जो पोर्शन दिख रहा है बेटा, इसको रेमेनेंस बोलते हैं, या इसको बोला जाता है रिटेंटिविटी। दिस इज कॉल्ड एज रेमेनेंस और रिटेंटिविटी। मैं बताऊंगा क्या होता है। इट इज रिटेंटिविटी और रेमेनेंस। रिटेंटिविटी या रेमेनेंस क्या है, इट इज मैग्नेटिज्म रिटेन्ड। इन द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब जो हमने सैंपल लिया, इन द मटेरियल when magnetism retained in the material when the magnetizing field is removed। जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा देंगे, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने के बाद जो मैग्नेटिज्म बचेगा, जो रिटेन रहेगा, विच रिमेन्स लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। और दूसरा जो पॉइंट है बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो, OC पोर्शन को क्या बोलते हैं। ये जो पोर्शन OC है, दिस इज कॉल्ड एज कोरेसिविटी। कोरेसिविटी बोलते हैं इसको। व्हाट इज कोरेसिविटी, इट इज, ध्यान से देखो, ये इधर हम एक डायरेक्शन में करंट ले रहे थे, ये रिवर्स डायरेक्शन है। इट इज द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड। which is applied to completely demagnetize the substance।
इस सब्सटेंस को पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे, उस रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कोरेसिविटी बोलते हैं। दो चीजें हो गई, वन इज रिटेंटिविटी विच इज द मैग्नेटिज्म रिटेन्ड in the absence of magnetizing field. The other is coercivity, which is the reverse magnetizing field to demagnetize the substance. मतलब ये जो पोर्शन है OB, इस पोर्शन के लिए H0 है लेकिन B0 नहीं है, और ये जो पोर्शन OC है इसके लिए B0 है। देखो x एक्सिस पे y के वैल्यू 0 होता है, ये x एक्सिस है, ये y है, B0 है, लेकिन जो H है वो रिवर्स है। तो किसी सब्सटेंस को कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो हम नेगेटिव या रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड कोरेसिविटी। और तीसरी चीज है बेटा एरिया विद इन द लूप। ये वाला जो पोर्शन है विद इन द BH कर्व, जो एरिया होता है represents the loss of energy. Area within the BH curve represents the loss of energy during the process of magnetization and demagnetization. So this area within the loop represents loss of energy. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही एनर्जी का लॉस भी ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, अगर ये BH कर्व्स हम सॉफ्ट आयरन एंड स्टील के लिए बनाए, BH कर्व्स फॉर आयरन एंड स्टील, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। We take B and H. बेसिक नेचर इन दोनों ग्राफ्स की सेम है, बट दीज टू ग्राफ्स आर फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स। दिस थिनर वन, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज फॉर सॉफ्ट आयरन एंड दिस रेड वन इज फॉर स्टील। अब इन दोनों ग्राफ्स को अगर हम कंपेयर करें, देखो जो रिटेंटिविटी है वो स्टील की कम है, आयरन की ज्यादा है। रिटेंटिविटी ऑफ आयरन is more than that of steel। और दूसरा अगर आप यहां से देखें, कोरेसिविटी को चेक करें, यू कैन हैव अ लुक कि जो कोरेसिविटी है
आयरन की तो बड़ी कम है लेकिन स्टील की ज्यादा है। सो दूसरा पॉइंट क्या है? कोरेसिविटी ऑफ आयरन इज लेस देन दैट ऑफ स्टील। रिटेंटिविटी आयरन की ज्यादा है, कोरेसिविटी स्टील की ज्यादा है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, एरिया विद इन द लूप आयरन के लिए कम और स्टील के अंदर ज्यादा है। एरिया विद इन BH curve of iron is less than that of steel. Within the BH curve of iron, the area is less. Within the BH curve of the steel, the area is more. ठीक, अब देखिए, अगर हमें कोई परमानेंट मैग्नेट बनाना है, आई टोल्ड यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ के बेसिस पे हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कैसा मटेरियल चाहिए। जैसे अगर हमें कोई परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो परमानेंट मैग्नेट की हाई कोरेसिविटी होनी चाहिए और हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। रिटेंटिविटी शुड बी हाई, कोरेसिविटी शुड बी हाई। रिटेंटिविटी इसलिए हाई होनी चाहिए ताकि वो मैग्नेटिज्म रिटेन रखे, और कोरेसिविटी इसलिए हाई होनी चाहिए ताकि उसको हम इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकें। परमानेंट मैग्नेट कहाँ यूज होते हैं? हमारे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, या आपने देखा होगा रेडियो के अंदर भी जो लाउड स्पीकर होता है वहां भी मैग्नेट होता है। तो ये सब क्योंकि वहां हमें परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म चाहिए, राइट? तो एक परमानेंट मैग्नेट शुड हैव high retentivity and high corrosivity। हाई रिटेंटिविटी जो है वो तो स्टील की, आयरन की है, और हाई कोरेसिविटी तो स्टील की है। अब अगर इन्हीं दो मटेरियल में से जो कॉमनली अवेलेबल है, इन्हीं दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो हम किसी एक ही पैरामीटर को चूज करेंगे, या तो हाई रिटेंटिविटी को या हाई कोरेसिविटी को, क्योंकि दोनों तो है नहीं। तो इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, स्टील इज प्रेफर्ड ओवर सॉफ्ट आयरन। स्टील को प्रेफर किया जाता है ओवर सॉफ्ट आयरन क्योंकि स्टील की कोरेसिविटी ज्यादा है। कोरेसिविटी ऑफ स्टील इज मोर। अब कोरेसिविटी ज्यादा है लेकिन रिटेंटिविटी तो कम है। देखो बेटा, जो परमानेंट मैग्नेट है वो चाहे उसका रेमिनेंस उसका कम हो, बट ये चीज एंश्योर्ड होनी चाहिए कि वो इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं हो सके। क्योंकि अगर वो किसी स्ट्रे मैग्नेटिक, किसी रैंडम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डीमैग्नेटाइज हो गया तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमें मैग्नेटिज्म चाहे कम मिले, but it should be there for a longer time. It should not easily get demagnetized. So steel is preferred over soft iron because of its high corrosivity. A high corrosivity ensures that the material is not easily demagnetized by a stray मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जैसे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है, उस करंट के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा।
तो वो जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर गया तो फिर वो काम नहीं करेगा, उसका फंक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर इन दो में से चूज करना है मटेरियल तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम स्टील को प्रेफर करते हैं ओवर आयरन। although steel has low retentivity but its high corrosivity ensures कि ये easily डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लो रिटेंटिविटी के साथ। हमें हाई रिटेंटिविटी चाहिए थी बट हम लो रिटेंटिविटी ही मेंटेन रखते हैं। दूसरा बेटा, जो टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, टेम्परेरी मैग्नेट वो होता है जिसमें मैग्नेटिज्म तो हो जब हमें चाहिए बट एज पर रिक्वायरमेंट हम उसे इजीली डीमैग्नेटाइज भी कर सकें। टेम्परेरी मैग्नेट जो होता है temporary magnets are made up of soft iron so that they can be easily demagnetized। क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेट तो वो है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमें तभी मैग्नेटिज्म चाहिए when we are using it for some application and when we don't need it we should easily demagnetize it। तो इसलिए हम स्टील को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि स्टील तो हाई कोरेसिविटी होती है, हाई कोरेसिविटी होने के कारण वो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज एक और, ट्रांसफार्मर की जो कोर्स होती है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर में विल स्टडी अबाउट ट्रांसफार्मर्स आल्सो। कोर मतलब जिसके ऊपर वो वाइंडिंग की जाती है, ऐसे ई शेप में होती है। अगर आप अपने ट्रांसफार्मर को खोलो, ऐसी छोटे छोटे पीसीस को ई और आई शेप में इनको जोड़ के ऐसे पूरा वो बॉक्स बनाया होता है ट्रांसफार्मर की, जिसके ऊपर एक तरफ प्राइमरी सेकेंडरी वो पढ़ेंगे हम बाद में। अभी इस ग्राफ के बेसिस पे देखो क्या है ट्रांसफार्मर कोर्स। क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड विद अल्टरनेटिंग करंट। हम इनपुट में एसी सप्लाई करते हैं, हमें आउटपुट में एसी मिलता है। तो एसी मतलब पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। तो ट्रांसफार्मर कोर्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया, स्मॉल बीएच एरिया। ये जो एरिया कम एरिया है, इससे बेटा ये चीज इंश्योर होती है कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। बिकॉज व्हेन वी आर यूजिंग ए ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में रिपीटेडली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगी। उस रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से क्या होता है, एक लॉस होता है एनर्जी का। उस लॉस को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। उस हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा अगर हम स्टील प्रेफर करेंगे, बट इफ वी प्रेफर आयरन then that hysteresis loss will be less and therefore जो ट्रांसफार्मर कोर्स है हमारी, they are made up of ट्रांसफार्मर कोर्स आर मेड अप ऑफ आयरन। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर की कॉइल है वो कॉइल मतलब जो वाइंडिंग जिससे हम करते हैं, जो वायर हम यूज करते हैं, वो वायर एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। इसलिए बोलते हैं कि कॉपर का ट्रांसफार्मर या एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर। लेकिन जो कोर होगी, वायरिंग कॉपर की होगी तो अच्छी है, बेटर। एक तो कॉपर की कंडक्टिविटी बेटर होती है, ठीक है, इसलिए कॉपर वाला ट्रांसफार्मर कॉस्टली होता है। लेकिन जो ये जो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है, दिस इज ऑलवेज मेड अप ऑफ आयरन, सॉफ्ट आयरन का होता है। बिकॉज बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने से एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ठीक है, वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। अगर किसी सोलेनॉइड या किसी टोराइड, ऐसे बढ़ा देता हूं चलो,
जिसमें हम करंट फ्लो करवा सकते हैं। किसी सोलेनॉइड या किसी टोराइड के अंदर आयरन का पीस रखें या आयरन की कोई सर्कुलर आर्क हो गए हमारे पास, तो हम बेटा जब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, करंट फ्लो करने से हम इस सोलेनॉइड को, इस आयरन रॉड को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये जो बी है यहाँ पर सोलेनॉइड का बी, इसे मैग्नेटाइज करेगा। अब आपको एक चीज और पता है कि जो परमिएबिलिटी आयरन की होती है दैट इज 1000 टाइम्स दैट ऑफ फ्री स्पेस। आयरन की परमिएबिलिटी 1000 टाइम्स ज्यादा होती है फ्री स्पेस परमिएबिलिटी से। इसलिए हम यहाँ आयरन यूज करते हैं और इसको बोलते हैं आयरन कोर। व्हाट वी कॉल इट एज, सिंपली अगर सिंपली ये बनाया होगा, दिस इज कॉल्ड एज एयर कोर। एंड इफ इट इज लाइक दिस, सिंबल देखो कैसा होगा, बस ऐसे यहाँ बाहर ऐसे दिखा देना है कि ये आयरन कोर है। आयरन कोर इसलिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, आयरन कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ताकि परमिएबिलिटी ज्यादा हो। परमिएबिलिटी ज्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी। परमिएबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हाउ मेनी फील्ड लाइंस कैन पेनिट्रेट, हाउ मेनी फील्ड लाइंस कैन permeate through the medium, that represents permeability. So permeability should be high ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेटेड रहे। तो इससे हमारे पास ये जो सोलेनॉइड है, now this solenoid acts as an electromagnet because इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी इसमें करंट फ्लो कर रही है और कौन सा यहाँ मीडियम यूज किया। बट जितनी देर ये करंट फ्लो करेगी, हमारे जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं उन इलेक्ट्रिक बेल्स में यही यूज होता है। वो जो इलेक्ट्रिक बेल्स हैं, उन इलेक्ट्रिक बेल्स में थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, दैट इज क्रिएटेड। जब बेल प्रेस करते हैं तो करंट फ्लो करती है, तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स एज लॉन्ग एज द करंट इज देयर। ठीक है, तो सच ए मैग्नेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन the amount of current and the nature of medium. Within the coil. Nature of medium within the coil means हमने वो कॉइलिंग किसके ऊपर की है, सॉफ्ट आयरन, स्टील या कोई भी मटेरियल हम यूज करते हैं तो हम ऐसा मीडियम यूज करेंगे जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो दीज आर द मेन फैक्टर्स जो इसकी परमिएबिलिटी को, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट की परमिएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।